वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय का HI5 करके एक पेपर है, कंटेम्प्रेरी इंडिया यानी समकालीन भारत या समसामयिक भारत 1947 से 2000। इसके लिए हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, और अगर आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो इसके बाद आप अपने पेपर को आसानी से हल कर पाओगे। ये आपकी जो यूनिवर्सिटी है VMOU यानी वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, उसकी साइट पर ये क्वेश्चन बैंक दे रखी है। इसके हिसाब से अपन पेपर क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे और उनको एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक सवाल बार बार आपकी परीक्षा में रिपीट हो रहा है कि जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था उसकी कई विरासत है जो आज हमें मिली हुई है, जैसे सामाजिक समानता है, ठीक है, इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता है ना। इन चीज़ों को लेकर एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। इसके अलावा देखो, ये सवाल दे रखा है, अहिंसा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण धरोहर है, यानी अहिंसा के बारे में पूछ लिया। एक सवाल और देखिए आपकी क्वेश्चन बैंक में, स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत का नाम उल्लेख कीजिए। यानी जब देश हमारा आज़ाद हुआ उससे पहले जो स्वतंत्रता आंदोलन के जो सेनानी थे, ठीक है, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या चीज़ें छोड़ी हैं जो आज हमारे सामने मौजूद है। उन चीज़ों का हमें एक एक पॉइंट बनाकर लिखना है। कुल मिलाकर बात यह है, ये स्लाइड आपके बड़े काम की है, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कौन कौन सी विरासत हमारे सामने मौजूद है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। उदाहरण के लिए देखिए, आपने देखा होगा लाल किला जो दिल्ली में है, ठीक है, वो लाल किला हमारे सामने मौजूद है, यानी जो मुग़ल काल जो था उसकी एक धरोहर हमारे सामने मौजूद है, यानी विरासत हमारे सामने मौजूद है। इसके अलावा आपने एक सीधा सा एक एग्जांपल बताता हूँ विरासत का, जैसे हमारे बाप दादा थे, ठीक है, आपने देखा होगा हमारे पुश्तैनी मकान होते हैं, ठीक है, वो मकान हमारे बाप दादा हमारे लिए छोड़कर चले जाते हैं तो हम उसके क्या बोलते हैं, विरासत, ठीक है। यानी विरासत एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे पुरखे हमारे लिए छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। देखिए, आपका धर्म मेरा धर्म जो भी है वो धर्म कहाँ से आया है, हमारे पुरखों से आया है, ठीक है, तो वो क्या है, एक तरह की वो भी हमारे लिए विरासत है। मुस्लिम धर्म में अगर कोई जन्म लेता है बच्चा तो वो ऑटोमेटिकली इस्लाम धर्म को मानने लगता है। हिंदू धर्म में कोई बच्चा जन्म लेता है तो ऑटोमेटिकली हिंदू धर्म को मानने लगता है। यानी ये जो धर्म हमें मिल रहा है ये विरासत में मिल रहा है एक तरीके से। तो विरासत क्या होती है, ये कंसेप्ट आपके समझ में आ गया। अब ये समझिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या था, ठीक है। देखिए, हमारे देश पर अंग्रेज़ों का शासन था, ठीक है। अंग्रेज़ों के शासन को ख़त्म करने के लिए हमारे देश के नेताओं ने, हमारा देश यानी भारत के नेताओं ने एक आंदोलन किया, ठीक है, और उस आंदोलन के ज़रिए अंग्रेज़ों से ये कहा कि आप भारत छोड़कर यहाँ से चले जाइए और हम इतने कैपेबल है कि हम हमारे भारत का शासन खुद चला सकते हैं, ठीक है। तो अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए या भारत से भगाने के लिए जो आंदोलन बना, यानी जिन हथियारों का या जिन बातों का या जिन नारों का या जिन चीज़ों का हमने इस्तेमाल किया अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, वो सारी चीज़ें किस में आती है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत में आती है। और इस चीज़ को, इस पूरी प्रक्रिया को अपन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। ये सारी बातें आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो जो मैं बोलता जा रहा हूँ। जब भी आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत करके कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ये बातें उसमें लिख सकते हो। अब बात आती है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे। जैसे प्रमुख नेताओं के नाम याद करो आप, जैसे महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ठीक है, ये सारे जो नेता हैं वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे। यानी अंग्रेज़ों को देश छोड़ने पर मजबूर करने के लिए जो आंदोलन चला उसको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हम कहते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई। अब टॉपिक वाइज समझिए। देखिए, हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो आम जनता की भूमिका उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी, ठीक है। और ये जो राष्ट्रीय आंदोलन चला था ना, इसका मकसद, देखिए कई देशों में आंदोलन ऐसे चलते हैं, जैसे आप ये देखिए
चीन का आंदोलन देखें आप, चीन का आंदोलन या कोई और देश का आंदोलन, जैसे जापान का आंदोलन, है ना, इन देशों के जो आंदोलन थे, है ना, इन आंदोलनों में क्या हुआ था, हथियारबंद सेना ने अंग्रेज़ों को या जो भी वहाँ शासन करता था उसको भगाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया था। लेकिन हमारे भारत में देखिए, हमने अंग्रेज़ों को बंदूक के जरिए या डरा कर नहीं भगाया यहाँ से, हमने उन्हें प्यार, मोहब्बत और सत्य, अहिंसा का और सत्याग्रह का साथ लेकर उन्हें यहाँ से भागने पर मजबूर किया है। यानी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का जो मुख्य हथियार था वो क्या था, अहिंसा। और हमारे जो आम जनता थी उस आम जनता का हमने क्या कर दिया, राजनीतिकरण कर दिया। इसका मतलब ये है, जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे महात्मा गांधी थे, उन महात्मा गांधी ने एक आंदोलन शुरू किया, असहयोग आंदोलन। उस एक असहयोग आंदोलन में क्या किया, किसानों ने और छात्रों ने, वकीलों ने, सब ने महात्मा गांधी के साथ साथ अंग्रेज़ों का असहयोग करना शुरू कर दिया। यानी जो आम जनता थी वो गांधी जी की बात पर अमल करने लगी। तो आम जनता क्या है, एक तरीके से पॉलिटिसाइज हो गई थी, यानी राजनीतिक रूप ले लिया था उसने। तो आम जनता का राजनीतिकरण किया हमने, है ना, और भावनात्मक एकीकरण किया हमने। ठीक है, भावनात्मक एकीकरण का मतलब है कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख, ईसाई है, कोई भी है वो जाति धर्म से, लेकिन उसकी भावना हमने ऐसी बनाती कि वो पहले भारतीय है। ठीक है, तो भावनात्मक एकीकरण किया, यानी पूरा जो देश है भारत वो एक सूत्र में बंध गया, भावना के रूप में, और एक देश के रूप में बंध गया, और अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। महात्मा गांधी ना तो कोई बहुत बड़े नेता थे, ठीक है, ना ही महात्मा गांधी कोई सेना के कमांडर थे, ठीक है, ना ही महात्मा गांधी कोई साधु थे, कोई संत थे, लेकिन फिर भी दुनिया उनकी इतनी कायल हो गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी ने अहिंसा का सहारा लेकर जो राज करते थे भारत पर, जिन्होंने भारत को जीता था, और अंग्रेज़ों ने उन अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। देखिए कितनी लोग बाग अहिंसा को, सत्य को, इनको कमज़ोर चीज़ समझते हैं, डरपोक चीज़ समझते हैं कि डरपोक लोग अहिंसा का सहारा लेते हैं। यानी किसी ने आपके घर पर अटैक कर दिया और या किसी ने आपकी ज़मीन दबा ली, तो आप क्या करोगे, उससे लड़ाई करोगे, उससे ज़बरदस्ती ज़मीन वापस छीनने की कोशिश करोगे। ठीक है, लेकिन गांधी जी के नज़रिए से अगर अपन देखेंगे तो वो अहिंसा के ज़रिए से उस ज़मीन को वापस लेने की कोशिश करेंगे गांधी जी। तो जो गांधीगिरी है उसके ज़रिए और अहिंसा का सहारा लेकर, ठीक है, हमने अंग्रेज़ों को वापस भगाया यहाँ से, भारत से। तो अहिंसा जो थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक बहुत बड़ी विरासत है ना। और अहिंसा को लेकर आपके प्रश्न आता है एग्ज़ाम में, तो अहिंसा हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे उन्होंने हमें एक ऐसी विरासत दी है, एक ऐसा गहना दिया है, एक ऐसी पूंजी दी है जिसका दामन हमें कभी नहीं छोड़ना है। यानी ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होएगी। हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाना चाहिए। ये बातें आपको लिखनी है एग्ज़ाम में। दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन था, विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन था। पूरा विश्व हैरान रह गया कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने अंग्रेज़ों का विरोध किया, और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। आप और मैं, हमने उस काल को देखा नहीं है, लेकिन आप सोच कर देखिए थोड़ा सा, किसी देश में अगर कई विश्व ऐसे जंगों से भरा है, आपने कई युद्धों के बारे में सुना होगा कि जब किसी दूसरे देश की सेना को या उनको भगाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, बंदूक, तलवार, ठीक है, लड़ाई झगड़े का इस्तेमाल होता है। लेकिन भारत में इतना बड़ा आंदोलन था और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन जो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, यानी हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन था जो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। ये हमें क्या चीज़ सिखाता है? ये हमें ये चीज़ सिखाता है कि शांतिपूर्वक आंदोलन करने से बड़ी साम्राज्य वाली जो शक्ति है उसको भी नष्ट किया जा सकता है, उसको हराया जा सकता है। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन ने हमें ये विरासत दी है और हमें इस विरासत का सम्मान करना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन ने हमें मानव अधिकारों की समझ दी है। मानव अधिकार होते हैं कि किसी व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है, और हम उससे मानव अधिकारों की उसकी
का सम्मान करते हैं। देखिए, अगर हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेता चाहते तो अंग्रेजों के मानव अधिकारों का हनन कर सकते थे, उन्हें मार सकते थे, पीट सकते थे और उन्हें मार पीट कर भगा सकते थे, लेकिन हमने उनके मानव अधिकारों का सम्मान किया। ठीक है, एक मानव की हैसियत से हमने उनके साथ बात की, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता, आज हमारे भारत में सबको बोलने की आज़ादी है। ये बोलकर जो मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे जो वीडियो डाल रहा हूँ, ये भी एक आज़ादी, प्रेस की स्वतंत्रता या एक आज़ादी की श्रेणी में आता है। आप अखबार देखते हो, अखबार में सरकार की बुराई होती है, नरेंद्र मोदी जी की बुराई हो जाती है, ठीक है, या जो मुख्यमंत्री उसकी बुराई हो जाती है, कोई भी कुछ भी कह लेता है। यूट्यूब पर आप कई सारे वीडियो देख सकते हो, इसमें इंदिरा गांधी की बुराई होती है, जवाहरलाल नेहरू की बुराई होती है ना, उनकी अच्छाई भी बड़ाई होती है। ठीक है, तो ये सब हमको कहाँ से मिली ये चीज़? हमें सोचने, समझने और बोलने की जो आज़ादी हमें दी है, वो हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो था उसने दी है ना। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की आलोचना, देखिए हमारी जो ये राष्ट्रीय आंदोलन ने हमें औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की आलोचना के बारे में सिखाया है। सुधारवादी आंदोलन था ये, धर्मनिरपेक्षता इसने हमें सिखाई है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे बड़ा गहना अहिंसा थी और दूसरा सबसे बड़ा गहना था धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है? देखिए, कोई भी आंदोलन होता था तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ लड़ाई लड़ते थे। जैसे गांधी जी की दांडी यात्रा थी, अब उस दांडी यात्रा में सभी तरह के लोग शामिल थे, उसमें सिख भी थे, ठीक है, उसमें हिंदू भी थे, उसमें मुस्लिम भी थे, है ना। तो सभी लोगों ने एक साथ अंग्रेज़ों का विरोध किया, अंग्रेज़ों की गुलामी का विरोध किया। ठीक है, यानी ये धर्मनिरपेक्षता जो आज हमारे समाज में मौजूद है, आज भी हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता मौजूद है और हमेशा बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की हमें देन है और हम इसका सम्मान करते हैं। भारत एक अखंड राष्ट्र है। देखिए, पहले भारत को कई रियासतें थी भारत में, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, राजस्थान, राजपूताना, है ना, ये सारी रियासतें थी। तो पहले भारत एक अखंड राष्ट्र नहीं था, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने इसको एक अखंड राष्ट्र के रूप में स्थापित कर दिया। यानी आम जनता का राजनीतिकरण हो गया, भावनात्मक एकीकरण हो गया और पूरा भारत एक सूत्र में बंध गया और भारत नामक राष्ट्र की स्थापना हो गई। विदेश नीति के तत्व, यानी भारतीय, देखिए आज हमारी जो विदेश नीति है, आज हमारे पास, हम किसी भी देश के ऊपर आगे चलाकर आक्रमण नहीं करते। आज हमारे पास एटॉमिक बम है, परमाणु बम है, हम चाहे तो किसी भी देश से टकरा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है, उसने हमारी विदेश नीति में ऐसे तत्व डाल दिए हैं कि हम चाह कर भी किसी से आगे से लड़ाई नहीं कर सकते। हम चाहे तो पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, भूटान को, नेपाल को 5 मिनट में सबक सिखा सकते हैं, ठीक है, हिंसा के जरिए। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि विदेश नीति के जो तत्व हैं उनमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने कुछ ऐसे तत्व शामिल कर दिए हैं जो भारत को एक जिम्मेदार देश बनाते हैं, ठीक है। तो भारतीय संविधान की रूपरेखा भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान तैयार हो चुकी थी। हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें अनुच्छेद क्या कहते हैं 1935 का अधिनियम है। इसी तरीके से 1919 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम, इन सब ने भारतीय संविधान की रूपरेखा को मजबूत रूप से स्थापित कर दिया था। आर्थिक समानता और सामाजिक समानता को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने बढ़ावा दिया। महिला अधिकार और लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया। अहिंसा और सत्याग्रह का इसने पाठ पढ़ाया। दलित और पिछड़ी जातियों के उत्थान की लड़ाई, सामाजिक और जाति सुधार आंदोलनों को इसने बढ़ावा दिया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत का प्रश्न आ जाता है तो आपको ये सारे टॉपिक्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक भी टॉपिक, सारे टॉपिक्स आप अपने दिमाग से लिखोगे, ठीक है, बना कर लिखोगे और सब हमारे समाज में मौजूद है। अगर आप थोड़ी सी नज़र दौड़ाओगे तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। जैसे आप एग्ज़ाम में बैठे हो, वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बैठे हैं, तो ये क्या हो गई? धर्मनिरपेक्षता। या आप किसी सरकारी नौकरी में फार्म भरते हो, ठीक है, तो उसमें लड़के लड़कियां सबको समान रूप से देखा जाता है, ठीक है, ये है सामाजिक समानता, ठीक है, उसमें जातिवाद नहीं है, ठीक है।
उसमें ऐसे नहीं है जाट है, ये चौधरी है ना, और ये हरिजन है, या फिर ये रेगर है, ठीक है। तो सामाजिक समानता स्थापित हो चुकी है पूर्ण रूप से, ठीक है। आर्थिक समानता, ठीक है। अगर आपके पास 1,000 रुपये है ना, और किसी एसी एयर कंडीशनर ट्रेन का टिकट 1,000 रुपये है, तो उस 1,000 रुपये का टिकट में महिला भी खरीद सकती है, जेंट्स भी खरीद सकता है, आदि उस एसी का टिकट एक फ़कीर भी खरीद सकता है, ठीक है। एक मांगने वाला भी खरीद सकता है। यानी आर्थिक समानता या हमारे सामाजिक समानता मौजूद है देश में। आर्थिक समानता का मतलब होता है सभी को अवसर मौजूद है। यानी देखिए, आप 5 दोस्त हो, आप पाँचों दोस्त अपने अपने हिसाब से बिजनेस कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो। आपको पैसे कमाने की आपको कोई भी रोक टोक नहीं है, ठीक है। आप एक अच्छा सा बिजनेस डाल के पैसे कमा सकते हो, यानी आर्थिक समानता की श्रेणी में आता है। लैंगिक समानता का क्या मतलब है? देखिए, लैंगिक समानता का मतलब है जैसे ये कोई कंपनी है, इस कंपनी ने एक जॉब निकाली, उस जॉब पर एक लड़की भी आवेदन कर सकती है, एक लड़का भी आवेदन कर सकता है, दोनों इंटरव्यू देंगे, जो अच्छा होगा वो सेलेक्ट होगा। ये लैंगिक समानता की श्रेणी में आता है, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन ने हमें दी है। यानी लड़का लड़की में भेद नहीं करना होता है। बात समझ में आ रही है? एक लड़की अध्यापक है, उसकी सैलरी है 50,000, एक लड़का अध्यापक है, उसकी भी सैलरी है 50,000, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लड़की है तो उसकी सैलरी 20,000 रही है। लड़की हो या लड़का हो, सबको समान वेतन मिलता है। ये आर्थिक समानता की श्रेणी में भी आता है और लैंगिक समानता की श्रेणी में भी आता है। कई सारे उदाहरण हैं जो आप कॉपी में बहुत सारे उदाहरण दे दे के लिख सकते हो, और ये सारी बातें आपको एग्ज़ाम में लिखनी है ताकि आपकी कॉपी में अच्छे नंबर आए और आप अच्छे से लिख सको। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ याद तो होता है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम इसमें लिखें क्या। तो लिखने के कई सारे एग्जाम्पल मैं बोलता जा रहा हूँ, इन एग्जाम्पलों को ध्यान रखिए और आप खुद भी अपने अपने एग्जाम्पल बनाइए। जैसे धर्मनिरपेक्षता के ऊपर आप कई सारे एग्जाम्पल बना सकते हो कि भारत में धर्मनिरपेक्षता मौजूद है, आज भी हमारे संविधान में मौजूद है, ठीक है। अगर किसी थिएटर में हम जाएंगे तो उस थिएटर में आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के रूप में ये नहीं है कि थिएटर का मालिक आप भेदभाव करके आपको बैठा देगा वहाँ से कि भाई हिंदू है तो नहीं आएगा, मुस्लिम है तो नहीं आएगा, सब आ सकते हैं। इसके अलावा कोई ट्रेन है, उस ट्रेन में आप बुकिंग कर सकते हो, ये भी धर्मनिरपेक्षता की श्रेणी में आता है। आप मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, ठीक है, कौन रोक रहा है आपको, ये भी धर्मनिरपेक्षता की श्रेणी में है। आप नमाज़ पढ़िए और अगर आपका नमाज में मन नहीं लगता तो आप किसी और तरीके से पूजा करिए। आप हिंदू धर्म को अपनाते हो या फिर आप किसी भी धर्म को अपनाते हो, उसके अलावा अगर आप किसी दूसरे धर्म को अपनाना चाहते हो तो आपको आज़ादी है, ये भी धर्मनिरपेक्षता की श्रेणी में आता है। आपने कुछ दिन पहले पढ़ा होगा कि कई जो मुस्लिम थे वो हिंदू बन गए और कई जो हिंदू थे वो बौद्ध बन गए, और पहले बहुत सारे जो मुस्लिम थे, जो बुद्ध थे, उन्होंने मुस्लिम धर्म इख्तियार कर लिया। तो ये सब क्या है? ये धर्मनिरपेक्षता की श्रेणी में आता है। यानी व्यक्ति को अपने अनुसार, यानी अपने अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को मानना, ये उसके मन की बात है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो। ये आपके पेपर का डायरेक्ट प्रश्न उठाया है मैंने। अहिंसा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण धरोहर है, टिप्पणी कीजिए। सबसे पहले तो आपको अहिंसा का परिचय देना है। अहिंसा क्या होती है दोस्तों? अहिंसा का मतलब होता है कि हिंसा को त्याग कर जब हम किसी बुराई का विरोध करते हैं तो उसको अहिंसा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपके घर को, आपके ज़मीन को किसी ने दबा लिया, ठीक है। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप उसको मार पीट कर वहाँ से भगा दीजिए, ठीक है, और दूसरा रास्ता है आप उसे प्यार से बात करिए और उससे कहिए कि भाई आप लीगल एक्शन भी ले सकते हो उसके खिलाफ़, ठीक है। आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप उसको पीट कर भगा सकते हो, लेकिन फिर भी आप लीगल एक्शन ले रहे हो, उसे समझाने की कोशिश कर रहे हो, ये अहिंसा की श्रेणी में आता है ना। यानी हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेता थे, उनके पास इतनी ताकत थी कि वो अंग्रेज़ों को मार पीट कर देश से भगा सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अहिंसा का सहारा लिया। यानी उन्होंने अंग्रेज़ों से ये बात की कि भाई आप जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हो, हमारे देश में आप जो टिके हुए ये गलत है, आप यहाँ से निकल जाइए। ये अहिंसा की श्रेणी में आता है और ये हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण देन है हमें। गांधी जी जब इस आंदोलन में नहीं आए, उससे पहले अहिंसा को कायरता समझा जाता था। गांधी जी ने
अहिंसा और कायरता के बीच में जो सूक्ष्म अंतर है उसको समझाने की कोशिश की। गांधी जी ने ये कहा कि आपके अंदर ताकत है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हिंसा पर उतारू हो जाए। आपके अंदर ताकत है, फिर भी आप अहिंसा के जरिए जो बुराई है उसका विरोध करिए, एक दिन वो बुराई अच्छाई में बदल जाएगी, है ना। इसका सीधा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आपने एक मूवी देखी होगी, लगे रहो मुन्ना भाई। अगर नहीं देखी तो एक बार उसको देख लीजिए। उसमें आपको अहिंसा के कई एग्जाम्पल दिखाई देंगे। उसमें संजय दत्त होता है, उसका नाम मुन्ना भाई होता है, ठीक है। संजय दत्त के पास इतनी ताकत होती है कि वो किसी को भी मार पीट कर उससे कुछ चीज़ें छीन सकता है, ठीक है। लेकिन वो गांधीगिरी के जरिए यानी अहिंसा के जरिए उन चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करता है, लोगों में प्यार बांटने की कोशिश करता है, ठीक है। तो अहिंसा और कायरता के बीच में अगर सूक्ष्म अंतर आपको समझना है तो आप लगे रहो मुन्ना भाई मूवी देखिए। अगर ये मूवी आप देखोगे तो अहिंसा पर काफ़ी सारी टिप्पणी आप कर सकते हो, कई सारे आप एग्जाम्पल दे सकते हो। एक एग्जाम्पल आप ये देख सकते हो, जैसे एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति की सीढ़ियों पर एक व्यक्ति रोज़ पान की पीक जो है वो थूक कर जाता है। तो वो जो दूसरा व्यक्ति होता है वो उस पीक को साफ़ करता है, फिर वो तीसरे दिन भी क्या करता है, वो पीक थूक जाता है, फिर वो तीसरे दिन भी वो साफ़ करता है पानी से। चौथे दिन जब वैसे ही वो थूकने लगता है, ठीक है, तो उसको याद आ जाती है कि यार वो रोज़ रोज़ साफ़ कर रहा है, मैं क्यों थूकूं, ठीक है। तो वो थूकता नहीं है, ठीक है। तो ये एक अहिंसा का एक एग्जाम्पल हो गया हमारे सामने, जो लगे रहो मुन्ना भाई मूवी में हमें नज़र आ जाएगा। गांधी और अहिंसा का चोली दामन का साथ है। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर अहिंसा के ऐसे बीज बोए कि वो आज भी फल फूल रहे हैं, आज भी वो हमें नज़र आ रहे हैं। कैसे हमारी विदेश नीति का जो अटूट संबंध है वो आज भी अंग्रेज़ों से है। अंग्रेज़ों के जो देश है, अमेरिका है, लंदन है, ब्रिटेन है और ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इनसे हमारे संबंध बहुत मजबूत बंधे हुए हैं आज भी। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने अहिंसा के जरिए अंग्रेज़ों को भारत से भगाया था। अगर हम हिंसा के जरिए अंग्रेज़ों को भारत से भगाते या कई अंग्रेज़ों को अगर अपन मौत के घाट उतार देते, ठीक है, जैसा कि आजकल फिल्मों में दिखाया जाता है हमारे नेताओं को बड़ा बताने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अंग्रेज़ों की इतनी डेथ नहीं हुई जितनी बताई जाती है। अंग्रेज़ों को हमने बड़े प्यार से और पुचकार के भारत से भगाया है। तो गांधी जी जो अहिंसा का सहारा लेकर इतनी बड़े साम्राज्य को जो उन्होंने हराया है, ये बहुत बड़ी बात है। अहिंसा के प्रयोग जो गांधी जी के हैं वो इसमें आपको लिखने हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में अहिंसा का महत्व। देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन में अहिंसा के तत्व जो है वो आपको कई सारे नज़र आएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। अगर आपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ा है ना, आपको समझ में आ जाएगी ये चीज़। एक बार क्या हुआ, गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया, ठीक है, असहयोग आंदोलन था शायद वो। तो उस आंदोलन में क्या हुआ कि गांधी जी ने कहा कि भाई आपको अंग्रेज़ों का असहयोग करना है, यानी सहयोग नहीं देना है, और असहयोग के जरिए आप अंग्रेज़ों को मारपीट नहीं करोगे और उनका विरोध शांतिपूर्ण तरीक़ों से करोगे। लेकिन क्या होता है, एक चोरी चोरा कांड हो जाता है, चोरी कांड ऐसे कुछ है। तो 1922 में ये कांड होता है, ठीक है। अब जब गांधी जी को पता चलता है कि कुछ सैनिकों को, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक पुलिस चौकी होती है, इस पुलिस चौकी में पुलिस वालों को बंद करके आग लगा दी जाती है। तो उसमें 22 या 25 मुझे कंफर्म ध्यान नहीं है, तो कुछ पुलिसकर्मी उसमें जलकर मर जाते हैं। जब गांधी जी को पता चलता है तो गांधी जी देखते हैं कि अरे मेरी जो अहिंसा थी उसको चोट पहुंची है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, मैंने कहा था कि आपको अहिंसा का सहारा नहीं लेना है, और वो 1922 में असहयोग आंदोलन जो होता है उसको स्थगित कर देते हैं। और वो कहते हैं कि भाई जब तक हमारे आंदोलन में अहिंसा नहीं होगी तो हम आंदोलन नहीं करेंगे। तो वो क्या करते हैं, उस आंदोलन को वापस ले लेते हैं, स्थगित कर देते हैं, त्याग देते हैं। तो उनका विरोध किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस और कई सारे बड़े बड़े नेता कहते हैं कि गांधी जी पागल हो गए, गांधी जी ने इतना बड़ा और इतना ज़बरदस्त आंदोलन वापस ले लिया, गांधी जी का दिमाग खराब है, ठीक है। लेकिन गांधी जी इतने मजबूत और इतने अपने फैसले पर इतने अटल होते हैं और इस बात को वो साफ साफ कह देते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में अहिंसा के जरिए ही
आज़ादी हासिल की जाएगी। तो अहिंसा के जो तत्व हैं वो कई सारे मौजूद है। इसमें कई चीज़ें आपको दिखाई देगी, जैसे जब भगत सिंह को फांसी हो रही थी तो गांधी जी ने उसका विरोध बिल्कुल नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान होगा भगत सिंह ने हिंसा के जरिए कुछ अंग्रेज़ों को मार दिया था, सॉन्डर्स वगैरह की हत्या कर दी थी और असेंबली में बम भी फेंका था। तो गांधी जी, अब कई लोग कहते हैं कि गांधी जी को भगत सिंह का विरोध करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भगत सिंह की फांसी का विरोध नहीं किया। तो ये भी उनके अहिंसा के तत्वों में शामिल होता है। अब उनको विरोध करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, ये बड़ा विषय है और इस पर आप डिबेट कर सकते हो किसी से भी। अपना यहाँ पर ये डिबेट वाला विषय इसे नहीं है, इसलिए अब आप इसको छोड़ दीजिए यहीं पर इस विषय को। अहिंसा का महत्व बहुत बड़ा है। इससे बड़े बड़े साम्राज्यों को हराया जा सकता है। स्वतंत्रता आंदोलन में हमने देखा है कि अहिंसा के जरिए हमने अंग्रेज जैसी सत्ता को हरा दिया। अहिंसा का विरोध और आलोचना, देखिए अहिंसा को कायरता की श्रेणी में रखते हैं कई लोग कहते हैं कि अहिंसा का सहारा वो लेते हैं जिनके पास ताकत नहीं होती, है ना, और इसकी आलोचना करते हैं। अगर हम सुभाष चंद्र बोस के नज़रिए से देखें तो अहिंसा का वो बहुत बड़ा मजाक बनाते थे और अहिंसा को बेकार मानते थे। भगत सिंह ने भी अहिंसा का विरोध किया था शुरू में, लेकिन जब उन्हें फांसी होने वाली थी उसके कुछ दिनों पहले उन्होंने लिखा था कि मैंने हमेशा से अहिंसा का साथ दिया है और मैंने हिंसा का विरोध किया है और मैं हमारे साथियों से कहना चाहता हूँ कि वो हिंसा को त्याग दे। ठीक है, तो जो अहिंसा होती है ना, उसका कई नेताओं ने विरोध भी किया था और कई नेताओं ने इसकी आलोचना भी की थी और कई नेताओं ने ये कहा था कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो अहिंसा है, ठीक है, उससे हमें आज़ादी मिलेगी नहीं। आज भी कई दक्षिणपंथी नेता है और कई जो कट्टर नेता हैं वो ये कहते हैं कि अहिंसा के जरिए भारत को आज़ादी नहीं मिली है। भारत की आज़ादी में हिंसा का बहुत बड़ा योगदान है, क्रांति का बहुत बड़ा योगदान है। उन्हीं से डरकर अंग्रेज़ों ने भारत को छोड़ा है। तो ये भी डिबेट का विषय है, लेकिन ये जो मैंने सारी बातें बोली है आपको इस क्वेश्चंस में लिखनी है दोस्तों। ये सारी बातें जो मैंने बोली है, मैंने भगत सिंह का इन सब का जो जिक्र किया है, ये सारी बातें इसी प्रश्न का पार्ट है। आप ये मत समझना कि मैं आपको ज्ञान देने के लिए बातें बोल रहा था, ये सब बातें इस क्वेश्चंस का पार्ट है। ये आपकी जो क्वेश्चन बैंक है उससे डायरेक्ट मैंने एक सवाल उठाया है कि क्या आप मानते हैं कि सामाजिक समानता राष्ट्रीय आंदोलन की देन थी? दोस्तों, लगान मूवी का एक सीन ध्यान होगा आपको। आमिर खान कचरा से बोलता है कि ये बॉल मुझे फेंक कर दे, तो कचरा मना करता है। फिर जैसे ही कचरा बॉल फेंक कर देता है आमिर खान को, तो जो आमिर खान होता है वो कचरे की बॉल को देखकर स्तब्ध रह जाता है कि उसमें ज़बरदस्त स्विंग होती है, यानी वो किसी को अगर बॉल करेगा तो अच्छा से अच्छा बैट्समैन आउट हो सकता है। ये देखकर आमिर खान उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है लगान मूवी में। जब वो उसको लगान मूवी में शामिल करता है तो बाकी जो खिलाड़ी होते हैं और बाकी जो नेता नांगड़े होते हैं वो सब इसका विरोध करते हैं कि कचरा एक दलित जाति से है और ये दलित जाति क्या हमारे साथ खेलेगा, दलित जाति का लड़का हमारे साथ खेलेगा, और वो सब क्या करते हैं, टीम से बाहर होने लगते हैं। ठीक है, लेकिन आमिर खान उनको समझाता है। ठीक है, समझाने के बाद में कचरा उनके साथ खेलने के लिए, कचरे को वो खिलाने के लिए राजी हो जाते हैं। ठीक है, फिर सब मिलकर कचरा और बाकी जो उच्च जाति के जो लोग होते हैं वो सब मिलकर एक साथ क्रिकेट खेलते हैं और अंग्रेज़ों को उस क्रिकेट में हरा देते हैं। तो इसमें दो तरह की चीज़ें हमारे सामने आती है, सामाजिक असमानता और सामाजिक समानता। जब कचरे को जब खेलने से वो मना करते हैं बाकी खिलाड़ी या उच्च जाति के लोग, तो वो आता है सामाजिक असमानता की श्रेणी में। लेकिन जब कुछ समय बाद जब कचरा उनके साथ खेलने लगता है और अंग्रेज़ों को हराने की वो एक साथ कोशिश करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सामाजिक समानता। यही चीज़ हमें राष्ट्रीय आंदोलन में दिखाई देती है। ठीक है, कई सारे दलित नेता थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, और सभी जाति के जो लोग हैं उन्होंने कंधा से कंधा मिलाकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेज़ों को भगाने में योगदान दिया। तो सामाजिक समानता उसे कहते हैं जिसमें सभी समाज के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग जब मिलकर अंग्रेज़ों को भारत से भगाने में गांधी जी के साथ या नेहरू जी के साथ या सुभाष चंद्र बोस के साथ या फिर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जब वो इस राष्ट्रीय आंदोलन का जब साथ दे रहे थे, तो वो सब सामाजिक समानता की श्रेणी में
आता है। तो ये सामाजिक समानता का अर्थ आपके समझ में आ गया। सामाजिक असमानता के उदाहरण कई सारे हमारे सामने थे। देखिए, जब राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ था उस समय जब निम्न जातियों के लोगों को जब साथ लेकर आंदोलन में जब भागीदारी के लिए लिया जाता था तो उच्च जाति के लोग इसका विरोध करते थे। ये सामाजिक असमानता की कई श्रेणियाँ थी, कई सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। एक बच्चा स्कूल से आ रहा है, स्कूल से आते वक्त उसके बारिश होने लगती है। जब बारिश में वो बच्चा भीगने लगता है तो वो एक मकान के साए में खड़ा हो जाता है, ठीक है, और मकान के साए में खड़ा होकर वो उस बारिश से बचने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, मकान की जो मालकिन होती है वो आती है, ठीक है, और जग में पानी भरकर उस बच्चे के ऊपर डाल देती है, ठीक है, और वो बच्चा फिर उस मालकिन को देखता है और रोने लगता है। रोने के बाद में वो बच्चा वहाँ से निकलकर सीधे घर पहुँचता है। आपको पता है ये बच्चा कौन है? ये बच्चा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ठीक है, क्योंकि बच्चा दलित जाति से है और दलित जाति को उस समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जब शुरू नहीं हुआ था या शुरू हो रहा था या चल रहा था, उस समय दलित जातियों को इतनी मतलब बुरी दृष्टि से देखा जाता था कि उन्हें अपने मकान के आसपास देखना भी उनको गवारा नहीं था। तो दलित जाति का बच्चा देखकर वो औरत क्या करती है, उसके ऊपर पानी फेंक देती है। यानी जिस पानी से बच्चा बचने की कोशिश कर रहा है उस पानी को एक औरत, उच्च जाति की औरत, अपने जग में पानी भर के उसके ऊपर डालती है। अब सोचिए आपकी लोगों के अंदर किस तरह की सामाजिक असमानता थी। आज हमारे पास सामाजिक जो समानता है उसका हमें सम्मान करना चाहिए और हमें ऐसे काम करने चाहिए कि सामाजिक समानता बनी रहे। इसके लिए हमें खूब अच्छे से अध्ययन करना चाहिए और हमें उच्च पदों को हासिल करना चाहिए। बड़ी से बड़ी जो एग्ज़ाम्स होती है, IAS, RS, है ना, जजेस की पोस्टें हैं, क्रिकेट है, बॉलीवुड है, इन सब में हमको हमारे हाथ आजमाने चाहिए, ठीक है। और जो भी चाहे उच्च जाति के लोग हो तो उन्हें अपना खुला दिमाग रखना चाहिए, निम्न जाति के लोग हो उन्हें भी अपना खुला दिमाग रखना चाहिए, और उच्च जाति के प्रति अगर उनके मन में कोई भाव है तो वो उसे त्याग देना चाहिए, ठीक है। आजकल भारत में सामाजिक समानता लगभग संपूर्ण रूप से स्थापित हो गई है। अगर आप किसी ट्रेन के डब्बे में सफ़र कर रहे हो तो आप ये पता लगाने में असमर्थ हो जाओगे कि कौन किस जाति का है। आप उसके साथ चाय भी पी सकते हो, पानी भी पी सकते हो, उठ सकते हो, बैठ सकते हो, मजाक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक कि आप पुरुष है तो किसी महिला के प्रेम में पड़ सकते हो बिना उसकी जाति जाने। और अगर आप कोई पुरुष है, अगर आप महिला हैं या पुरुष है तो आप एक दूसरे के प्रेम में पड़ सकते हो, आपको पता ही नहीं कि वो किस जाति का है। यानी सामाजिक समानता इस कदर भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में समाज में कई असमानताएं थी जो दिखाई देती है। जैसे मैंने अभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बताया, और ये अच्छी चीज़ है, आप इसको लिख सकते हो एग्ज़ाम में। अगला जो पार्ट होगा उसमें भारतीय रियासतों के बारे में हम समझेंगे। हैदराबाद की रियासत और जो कश्मीर की जो रियासत थी, जूनागढ़ की जो रियासत थी, ठीक है, इनके बारे में समझेंगे। भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में समझेंगे। तो सेकंड पार्ट का वेट कीजिए, सेकंड पार्ट जल्दी आएगा दोस्तों। और कमेंट्स कीजिए अगर सेकंड पार्ट आपको जल्द चाहिए तो आज या कल में सेकंड पार्ट बना देंगे। धन्यवाद।